सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत, अभिनंदन फिर से आपका एक नए दिन नई ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत है आपके लिए टॉपिक। क्योंकि लास्ट लेक्चर में अपन हाइपरटेंशन, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस और लेटेस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अपना नया टॉपिक है, दैट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? क्यों होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कैसे होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? इसको अपन डील करने वाले। तो स्टार्ट करें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सबसे पहले आप इसके बारे में बेसिक जानकारी लें, इसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से अपन इसको आगे पढ़ें। देखें, इंसान का जो हार्ट होता है, या सिंपली मैं बोलूं कि आपका मेरा जो हार्ट है, किसने बनाया इसको? आंसर दे दो। बना बनाया मिला जी हमें तो। चलें, भगवान ने बनाया अपने हार्ट को, और भगवान ने अपनी बॉडी में जितने भी ऑर्गन बनाए हैं सभी में अलग अलग क्षमताएं दी, और इतनी क्षमताएं दी हैं कि अपना हार्ट स्मूथ तरीके से काम करे। ना तो इसको बहुत ज्यादा काम कराना है और ना ही इससे काम बंद कराना है, कम कराना है। देखिए, एक नॉर्मल लिमिट के साथ चलना चाहिए हार्ट। तो ना तो ये अपना हार्ट ज्यादा काम करे और ना ही कम काम करे। अगर किसी कारणवश किसी बीमारी से ज्यादा काम करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए भगवान ने आपकी मेरी बॉडी में बनाया है लीवर। लीवर को बनाया है कि भैया तेरे को फैट का पाचन करना है, न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म करना है। अब लोग इसका इस्तेमाल इन कामों में तो करते ही करते हैं, साथ में अल्कोहल भी जोड़ लेते हैं, और उनसे ज्यादा अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म लीवर में कराते हैं। अब लीवर बेचारा 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल झेलेगा। झेलने के बाद आहत हो जाएगा और बोल देगा बहुत हो चुका, आखिर कब तक मैं ऐसा शोषण सहन करूंगा, और यह खराब हो जाता है। बीमारी को बोलते हैं लीवर सिरोसिस। सेम उसी तरीके से यदि अपना हार्ट, इस हार्ट को यदि आप बिना मतलब के जरूरत से ज्यादा काम कराएंगे तो यह भी कह देगा कि बहुत हो चुका, आखिर कब तक, और हार्ट की फंक्शनिंग पहले से कमजोर होने लग जाएंगी। अच्छा, क्या फंक्शनिंग होती है हार्ट की? फंक्शनिंग होती है जी, हमें यहां से 5 लीटर ब्लड मिनिमम 1 मिनट में निकलना चाहिए। एवरेजली अपन बात करें तो क्या फंक्शन करना चाहिए हार्ट? हार्ट यह फंक्शन करना चाहिए कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड यहां से बाहर निकले। 5 लीटर ब्लड यहां से बाहर निकले, और इस 5 लीटर ब्लड को अपन नाम देते हैं कार्डियक आउटपुट। इस 5 लीटर ब्लड को अपन नाम देते हैं कार्डियक आउटपुट। यह यहां से बाहर निकलना चाहिए। यह अपन हार्ट से चाहते हैं, जब जरूरत पड़े तो यह ज्यादा भी होना चाहिए। बीमारी की वजह से इससे ज्यादा काम कराओगे तो थोड़े बहुत दिन तो यह सहन करेगा, और फिर यह भी बोल देगा बहुत हो चुका, और फिर इसके फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे। फंक्शन डिक्रीज होने का मतलब 5 की जगह 4 लीटर निकलेगा, 3 लीटर निकलेगा। अल्टीमेटली हार्ट से निकलने वाला कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अब हार्ट जो काम करता है, अपन को इस पर किसी तरह का लोड नहीं बढ़ाना। देखें अब हार्ट के बारे में बेसिक। यह अपने घर के अंदर काम में आने वाली मोटर है। यह अपने घर के अंदर काम में आने वाली मोटर है, और जैसा कि आपको शुरू में बताया कि हार्ट इज ऑल्सो द पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी।
इस पंपिंग मोटर से मैं आपको पूरा हार्ट फेलियर पढ़ाने वाला। मोटर में ये तो होता है इनपुट जहां से पानी आता है, और मोटर में ये होता है आउटपुट जहां से पानी बाहर जाता है। ये आपके मेरे शरीर ये अपने घरों में काम में आने वाली मोटर है। ये जो पर्टिकुलर मोटर है इसमें यहां पानी आता है नल से। नल से ये जो पानी आता है इसको अपन बोलते हैं इनपुट, और इसको अपन बोलते हैं आउटपुट। मान के चलें नल में जो पानी की स्पीड आ रही है, गति है, वो 10 mm ऑफ Hg है। इस दबाव से पानी आ रहा है, और यहां मोटर प्रेशर से पानी को निकाल रही है, 100 की स्पीड से बाहर फेंक रही है, प्रेशर बना रही है। इस तरीके से यह मोटर काम करती है। अच्छा, मोटर को चलाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। मोटर को चलाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, बिना लाइट के मोटर नहीं चलती। क्या अपना हार्ट भी इसी तरह की पंपिंग मोटर है? तो आंसर है यस। आपके मेरे हार्ट में पीछे से ब्लड आता है वीनस रिटर्न के द्वारा 3 से 8 mm ऑफ Hg प्रेशर के साथ। फिर हार्ट जब सिस्टोल करता है तो 120/80 के प्रेशर से इस ब्लड को बाहर फेंकता है। तो देखो, आता तो है धीमा धीमा और बाहर फेंकता है गति के साथ। सभी को पता है कि राइट एट्रियम का प्रेशर, जिसको अपन सीवीपी बोलते हैं, 3 से 8 होता है, और फिर आर्टरी में जो ब्लड जाता है उसका प्रेशर 120/90 हो जाता है। तो जिस तरीके से मोटर में प्रेशर क्रिएट होता है उसी तरीके से हार्ट भी प्रेशर क्रिएट करता है। इसलिए अपन बोलते हैं, जैसे मोटर में नल से धीमे धीमे पानी आया, हार्ट में वीना कावा से धीमे धीमे ब्लड आया। मोटर में तेज गति से पानी आउटपुट के रूप में निकला, हार्ट से भी तेज गति से ब्लड आउटपुट के रूप में निकला। अब ये जो अपना हार्ट है, यह अपने शरीर की एक पंपिंग मोटर है, जैसे अपने घरों में पंपिंग मोटर होती। अब मैंने ये टारगेट बना लिया कि मुझे इस मोटर को खराब करना, मुझे इस मोटर को खराब करना है। आप दिमाग में लॉजिक लगाओ कि इस मोटर को किस तरीके से खराब किया जा सकता है। सोचो अपने दिमाग के अंदर 2-3 फैक्ट किस तरीके से मोटर को खराब कर सकते हैं। आगे होंगे आपके दिमाग में विचार कि क्या कारण होता है। देखो, मोटर खराब होने का कारण, मेरा टारगेट है इस मोटर को खराब करना। यदि मैं इस मोटर को अपने घर में, मेरे घर में लग रही है, इसको वहां ले जाऊं जहां पर गांव की पानी की टंकी रखी है, और वहां जहां पूरे गांव को बड़े पाइप से पानी सप्लाई होता है, बताओ उस पाइप को इसमें लगा दूं, बड़ा वाला पाइप लगा दूं यदि मैं, सोचो क्या इतने ज्यादा पानी को यह मोटर सहन कर पाएगी? नहीं, दम तोड़ देगी भैया, एक दिन में ही दम तोड़ देगी। ये तो घर के नल में जो थोड़ा थोड़ा पानी आता है उसी को झेल सकती है। आप मेन टंकी में इसको जोड़ दोगे तो यह दम तोड़ देगी, बोले तो मोटर खराब हो जाएगी। क्या किया आपने? इसका इनपुट बढ़ा दिया। क्या किया आपने? इसका इनपुट बढ़ा दिया। इनपुट बढ़ा दिया तो मोटर खराब हो सकती है। नंबर 1, एक तरीका हो गया इस मोटर को खराब करने का। तरीका नंबर 2, अच्छा, मेरे घर के अंदर मोटर लगी हुई है, नल से मैंने एक पाइप जोड़ा हुआ है, दूसरा पाइप जो मैंने जोड़ा हुआ है उसका डायामीटर में 1/4 कर दूं, 1/4 कर दूं, 10 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर कर दूं, 1/10 कर दूं। इसका मतलब मोटर में पानी आएगा नल से,
फिर मोटर प्रेशर क्रिएट करेगी, बट निकलने वाली जगह को मैंने सकरा कर दिया, निकलने वाली जगह को मैंने सकरा कर दिया, इसका डायामीटर मैंने बिल्कुल कम कर दिया। अब बताओ, मोटर तो पानी को पंप करके बाहर फेंकना चाह रही है, परंतु निकलने वाला रास्ता सकरा हो गया, बेचारी मोटर खराब हो जाएगी। ये मैंने दूसरा पाइप जोड़ दिया और बहुत सकरा कर दिया और फिर मोटर में लगाया, तो बताओ क्या परिणाम होगा। अब एक आध साथी ये भी सोच रहे हैं कि सर पाइप फट जाएगा, मैं कहता हूं लोहे का पाइप है। अब बताओ, अब तो मोटर पर ही दबाव बढ़ेगा। देखो, पॉइंट नंबर 1, मोटर को खराब करने का पहला तरीका, इसका इनपुट बढ़ा दो तुम, मोटर खराब हो जाएगी। आउटपुट से निकलने का जो रास्ता है वो सकरा कर दो तुम, मोटर खराब हो जाएगी। नंबर 3, डेली इस मोटर को मैं 220 वोल्टेज से चलाता हूं, 220 वोल्टेज से चलाता हूं मैं मोटर को। अगर मैं इसको 50 वोल्टेज से चलाने लगूं, बताओ, लाइट जो है वो कम कर दी, मोटर के चलने की क्षमता है कि 220 वोल्टेज से चलेगी, मैं तो 50 से चलाऊंगा। बताओ, खराब हो जाएगी मोटर। यदि कम लाइट से चलाओगे, 2 4 5 दिन धक्के मार के चलेगी, फिर अल्टीमेटली खराब हो जाएगी। तो लाइट कम मिलेगी तो भी मोटर खराब हो सकती है, तो भी मोटर खराब हो सकती है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अपन बात करें, ऐसा नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी कंडीशन हो गई मोटर के खराब होने की? मैंने मेरे घर की मोटर को मेरे गांव की पानी की टंकी से जोड़ दिया, बड़े पाइप से, खराब हो जाएगी मेरी मोटर। मैंने मेरे घर में रखी हुई मोटर में जो आउटपुट वाला पाइप है वो बिल्कुल सकरा कर दिया, खराब हो जाएगी, मोटर पे दबाव बढ़ेगा। मैंने मोटर को 220 वोल्टेज की बजाय 50 वोल्टेज से चलाया, खराब हो जाएगी मोटर। पर मोटर खराब होने से पहले आवाजें बदलेगी, अंदर से दबाव बढ़ेगा, अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर आपको बताएगी कि मैं खराब हो रही हूं, कुछ कर सकते हो तो कर लो, और यदि आपने कुछ नहीं किया तो लास्ट में मोटर काम करना बंद कर देगी। सेम इसी तरह के हालात अपने हार्ट पर अप्लाई हो सकते हैं। यदि किसी इंसान में लगातार लंबे समय तक नॉर्मल से ज्यादा ब्लड हार्ट में आने लगे, नॉर्मल से ज्यादा ब्लड हार्ट में आने लगे, बताओ, हार्ट के ऊपर दबाव बढ़ेगा। नॉर्मल से ज्यादा ब्लड हार्ट में आना, इसका मतलब है क्या चीज बढ़ा देना? वीआर बढ़ा देना। यदि किसी इंसान में वीआर बढ़ा दोगे तो हार्ट पर दबाव बढ़ेगा। अगर यह दबाव 2 4 5 साल तक बना हुआ रहा, अल्टीमेटली हार्ट की मसल कमजोर पड़ सकती। नंबर 2, हार्ट से ब्लड के निकलने का रास्ता सकरा कर दो। रास्ता सकरा करने का मतलब है पीआर बढ़ाना पड़ेगा। पीआर बोले तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस, ये बढ़ाना पड़ेगा। सोच के चलो, पीआर बढ़ाओगे तो इस हार्ट पर दबाव बढ़ेगा। यानी दूसरी कंडीशन क्या डेवलप कर दी आपने? पीआर बढ़ा दिया। पीआर बढ़ा दिया तो भी हार्ट से ब्लड के निकलने का रास्ता सकरा हो गया, इस पर दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो हार्ट की मसल कमजोर हो सकती हैं, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तीसरा, इसको जो लाइट सप्लाई हो रहा है मोटर को, इसको भी तो लाइट सप्लाई हो रहा है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। बताओ, इसकी लाइट सप्लाई अपन ब्लड बोल दें, और ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है? कोरोनरी आर्टरी। सोचो, कोरोनरी आर्टरी में यदि ब्लॉक है, रुकावट है, 100 ml ब्लड पर मिनट आना चाहिए, 60 ml ही पहुंचा रहे हो, और पहुंचाते हुए 5 साल हो गए, 5 सालों से इसको लाइट नहीं दे रहे, कमजोर होना तो वाजिब है। बताओ, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस में, एंजाइना पेक्टोरिस में, और लेटेस्ट अभी पढ़ाया मैंने एमआई में, हार्ट फेलियर हो सकता है। क्यों होगा हार्ट फेलियर?
क्योंकि इस हार्ट की ब्लड सप्लाई कम कर दी, कुछ दिन तो सहन करेगा, उसके बाद में यह सहन करना छोड़ देगा। जैसे मोटर पर अप्लाई किया, इनपुट बढ़ा दो, मेन पानी की टंकी से जोड़ दो, इधर अप्लाई किया, वीआर बढ़ा दो, लंबे समय तक बढ़ाकर रखो, हार्ट की मसल कमजोर पड़ सकती है। मोटर से पानी के निकलने का रास्ता सकरा कर दो, मोटर खराब हो जाएगी। हार्ट से ब्लड के निकलने का रास्ता सकरा कर दो, क्या बढ़ा दो, पीआर। लाइट को कम कर दो, मोटर की को 220 की जगह 50 वोल्टेज पे चलाओ। ऐसे ही कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई कम कर दो, इसकी सेल में इश्केमिया होने लगेगा और हार्ट की मसल कमजोर पड़ जाएंगी और हार्ट फेलियर जैसी अवस्था में आ जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ें अपन। आपका मेरा जो हार्ट होता है, आपका मेरा जो हार्ट होता है, इसकी परफॉर्मेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करती। जो आपके मेरे हार्ट की परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट मसल डिपेंड अपॉन 4 फैक्टर्स। आपके मेरे हार्ट की परफॉर्मेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। नंबर 1, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 2, हार्ट रेट। नंबर 3, प्रीलोड। और नंबर 4, आफ्टर लोड। द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट मसल आर मेनली डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट मसल आर मेनली डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में किसका रोल है और हार्ट रेट में किसका रोल है। हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट दोनों में किसका रोल है, इस चीज को समझो आप। अभी मेरा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड बाहर निकाल रहा है, मेरा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है। अगर मैं दौड़ लगाऊंगा तो यह 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर भी हो सकता है। कैसे हुआ? मैं दौड़ लगाने गया तो मेरे टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, टिश्यू ने ब्रेन से कहा कि कुछ करो, ब्रेन ने स्टिमुलेशन बढ़ा दी हार्ट के, हार्ट रेट भी बढ़ गई और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ गया। अच्छा, सोने के बाद कम हो जाएंगे, तो मेरे हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट को कंट्रोल करने की पावर किसके पास है? नर्वस सिस्टम के पास। मेरे हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट को कंट्रोल करने की पावर किसके पास है? आंसर है नर्वस सिस्टम के पास। यह पावर नर्वस सिस्टम के पास होती है। जरूरत पड़ने पर इनको बढ़ा भी देता है और कम भी कर देता है। अच्छा, जरूरत पड़ने पर बढ़ाना और कम होना एक अलग बात है। बिना मतलब के या खासकर बीमारी में जब नर्वस सिस्टम को कंपनसेट करना पड़े और हार्ट को ज्यादा चलाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम है, इसकी उम्र 18 साल है। 18 साल से 25 साल तक का यह हुआ तो इसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम रहा। 7 ग्राम हीमोग्लोबिन होने का मतलब है इंसान में एनीमिया है। इसका मतलब इस इंसान के बॉडी के टिश्यू को क्या प्रॉपर ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही होगी? नहीं। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही होगी तो इसकी बॉडी का टिश्यू किससे शिकायत कर रहा होगा? ब्रेन से, अरे भैया कुछ कर, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ब्रेन किससे कह रहा होगा? हार्ट से। आप गौर करो, 7 सालों से इसके हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। इस इंसान में जिसमें 7 साल तक एनीमिया रहा, हार्ट रेट क्या थी? ज्यादा। 7 साल पहले इसके हार्ट का साइज ये था। अब 7 साल बाद जब ये 25 साल का हो गया,
इसके हर्ट का साइज ये है, डायलेट भी हो गए चैम्बर और हाइपरट्रॉफी भी हो गई। डायलेट भी हो गए चैम्बर और हाइपरट्रॉफी भी हो गई। देखो दो अलग अलग चीजें। डायलेशन का मतलब तो है जैसे रबर है, रबर पहले इतना खिंच रहा था, अब इतना खिंच रहा है, ये तो है डायलेशन। और एक रबर पे दूसरा रबर लपेट दें, ये है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है मसल का साइज बढ़ जाना, परमानेंट थिक हो गई है, इसकी दीवारें थिक हो गई, ये तो है हाइपरट्रॉफी, ये तो है हाइपरट्रॉफी। और इसके चैम्बर का साइज बढ़ गया, ये है डायलेशन। अब बताओ ये जो डायलेशन हुआ और हाइपरट्रॉफी हुई, इन्होंने 7 सालों तक कंपनसेट किया। 7 साल पहले कोरोनरी आर्टरी इसको 100 ml ब्लड सप्लाई कर रही थी पर मिनट, 100 ml ब्लड पर मिनट सप्लाई कर रही थी। आज भी कोरोनरी आर्टरी वही है, 100 ml ही कर रही है। बट सोचो 7 सालों में इसके हर्ट का साइज डबल हो गया भैया। 7 साल पहले इसकी डिमांड 100 ml थी, तो क्या आज भी 100 ml है? 7 साल पहले 100 ml थी, तो क्या आज भी 100 ml है? नहीं, आज तो 150 ml 200 ml हो गई, सप्लाई 100 ml। ये बताओ इस्केमिया हो रहा है अब इसमें? इस्केमिया होकर इसकी मसल कमजोर हो रही है, और अब ये इतना कमजोर हो गया कि इससे ब्लड का निकलना कम हो गया। 4 लीटर ही निकाल पाता है, 5 लीटर की जगह 4 लीटर ही निकाल पाता है। फंक्शन कम हो गए, इसी अवस्था का नाम तो हार्ट फेलियर है। हार्ट के द्वारा प्रॉपर मात्रा में कार्डियक आउटपुट नहीं निकाल पाना, द कंडीशन इज नोन एज हार्ट फेलियर। तो यदि मैं ऐसा बोलूं तो शायद आपको समझ में आ रहा है, क्या किसी इंसान में 5-10 साल तक लगातार एनीमिया रहे तो क्या इंसान का हार्ट फेलियर में जा सकता है? आप आंसर दे रहे हैं यस। अच्छा, लॉजिक पूछूं मैं, क्यों जा सकता है भैया बता दो? तो आप आंसर दे रहे हैं कि सर पिछले 7-8-10 सालों में उसका हार्ट ज्यादा काम करेगा। इंसान का हार्ट ज्यादा काम करेगा, और बिना मतलब के ज्यादा काम कराओगे तो मसल कमजोर हो जाएंगी। भगवान ने बनाकर भेजा है कि लिमिटेड ही काम कराना है, बेमतलब ज्यादा काम कराना ऑर्गन को खराब कर देगा। जैसे अल्कोहल से लीवर खराब हो जाता है, अल्कोहल से लीवर खराब हो जाता है, ऐसे ही हार्ट से ज्यादा काम कराओगे तो हार्ट फेलियर वाली अवस्था में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी इंसान के हार्ट की परफॉर्मेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड होती है। कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 2 हार्ट रेट। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट को मेनली कौन कंट्रोल करता है? आंसर है नर्वस सिस्टम। मेनली कौन कंट्रोल करता है? आंसर है नर्वस सिस्टम। इनको नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता। यदि नर्वस सिस्टम बेमतलब हार्ट को ज्यादा चलाए, हार्ट रेट ज्यादा निकाले, कार्डियक आउटपुट ज्यादा निकाले, तो हार्ट की मसल कमजोर हो सकती है, और कमजोर होने का परिणाम इंसान हार्ट फेलियर जैसी अवस्था में जा सकता है। आगे बढ़े अपन प्रीलोड। देखें, प्रीलोड का मतलब होता है हार्ट में अपन को पता है 50 ml ब्लड बच गया सिस्टोल करने के बाद। सिस्टोल करने के बाद 50 ml बचा, ध्यान हो तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। फिर इसने डायस्टोल किया, डायस्टोल पूरा करने के बाद 70 ml आ गया। टोटल कितना? 120 ml। क्या बोलते हैं इसको? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। देखिए, ये हार्ट डायस्टोल कर रहा है, गौर करना, इसके मसल में खिंचाव आ रहा है, ये खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, ये मैक्सिमम खिंचाव आ गया। 120 ml भरते ही मैक्सिमम खिंचाव आ गया। अब क्या करे? ये भर गया, सिस्टोल करे। तो हार्ट के सिस्टोल करने से पहले इसकी मसल पर लगने वाला दबाव, सिस्टोल करने से पहले इसकी मसल पर लगने वाला दबाव
इसी को नाम देते हैं अपन प्रीलोड। क्या नाम देते हैं? प्रीलोड। ये मेरे हर्ट ने डायस्टॉल किया, ये फुल्ली स्ट्रेच हो गई मसल, इसकी दीवार पर 120 न्यूटन का दबाव लग रहा है, ये 120 न्यूटन का दबाव प्रीलोड है। अब ये सिस्टोल करेगा, 120 ml से खाली करेगा, 70 ml निकाल दिया, 50 बचा, अभी भी दबाव है। सिस्टोल करने के बाद इसकी मसल पर बचा हुआ दबाव, सिस्टोल करने से पहले बचा हुआ दबाव प्रीलोड, सिस्टोल करने के बाद कितना बचना चाहिए? 50 ml। ये 50 ml क्या कहलाता है? आफ्टर लोड। क्या कहलाता है? आफ्टर लोड। गौर से सुने दोनों की परिभाषा। प्रीलोड, इट इज द मैक्सिमम टेंशन विच एक्सर्टेड अपॉन द हर्ट मसल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ सिस्टोल। It is the maximum tension which occur upon heart muscle before the starting of systole या at the end of diastole। डायस्टोल के एंड में इसकी मसल के ऊपर लगने वाला मैक्सिमम तनाव, दबाव या प्रेशर, इसी को नाम देते हैं अपन प्रीलोड। प्रीलोड किससे लगा? जो ब्लड इसमें आया। कितना ब्लड आया? 120 ml। ध्यान करो, 120 ml को क्या बोलते हैं? ईडीवी। 120 ml को क्या बोलते हैं? ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब द प्रीलोड इज मेनली डिपेंड अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अच्छा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहां से आता है भैया? ये भरता कहां से है? ये तो ईडीवी है, बट भरता तो पीछे से है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा? वीआर पर। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा? वीआर पर। तो अपन ये भी बोल सकते हैं द प्रीलोड आर मेनली डिपेंड अपॉन वीआर। अगर वीआर लगातार बढ़ी हुई रहे, 120 की जगह 150 200 ml डालते रहो इसमें, अरे ये परेशान हो जाएगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, फेल हो जाएगा। यानी द प्रीलोड ऑफ हर्ट आर मेनली डिपेंड अपॉन वीनस रिटर्न। आ जाओ लास्ट पॉइंट पर, आफ्टर लोड। व्हाट इज द आफ्टर लोड? इट इज द मिनिमम टेंशन विच रिमेन अपॉन हर्ट मसल एट द एंड ऑफ सिस्टोल। हर्ट के सिस्टोल करने के बाद इसकी दीवार पर बची हुई मिनिमम टेंशन। अच्छा, मिनिमम टेंशन किससे बचती है? 50 ml से। जो 50 ml है वो मिनिमम टेंशन लगाएगा। ये 50 ml क्या है? ध्यान में आ रहा हो तो, व्हाट इज दिस? इट इज द ESV। इट इज द ESV। ESV बोले तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ESV बोले तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये जो ESV है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है। देखिए 120 ml आया, नॉर्मल डायामीटर था, 70 ml निकल गया। अगर मैं इस डायामीटर को आधा कर दूं अयोटा को, और उसी फोर्स के साथ इससे काम कराऊं, तो क्या 70 ml निकाल पाएगा? नहीं, 50 ml ही निकालेगा। 50 ml निकालेगा तो गौर करो कितना बचेगा? 70 ml ज्यादा बचा। क्या ज्यादा बचा? ESV। क्या बढ़ाया आपने? इसको नैरो कर दिया, बोले तो PR। इसका मतलब जितना आप PR को बढ़ाओगे, ब्लड निकलेगा तो कम और बचेगा ज्यादा। ज्यादा बचने का मतलब क्या ज्यादा होगा? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब है क्या बढ़ेगा? आफ्टर लोड। तो क्या यह कहना उचित होगा आफ्टर लोड में ऑल्सो डिपेंड अपॉन PR? PR को बढ़ा दो, नैरो कर दो, निकलने का रास्ता ही बंद कर दो। निकलने का रास्ता ही बंद कर दो तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ दबाव बढ़ेगा। तो यहां मैं एक वर्ड और ऐड करूंगा, द आफ्टर लोड इज मेनली डिपेंड अपॉन PR।
द आफ्टर लोड आर मेनली डिपेंड अपॉन पीआर। देखो सिंपल वर्ड है, ये हार्ट डायस्टॉल कर रहा है, मैक्सिमम हो गया, प्रीलोड। व्हाट इज दिस? प्रीलोड। अब ये सिस्टॉल कर रहा है, खत्म हो गया, बचा हुआ दबाव आफ्टर लोड, बचा हुआ दबाव आफ्टर लोड। प्रीलोड वीआर पर डिपेंड है, प्रीलोड वीआर पर डिपेंड है, आफ्टर लोड पीआर पर डिपेंड है, आफ्टर लोड पीआर पर डिपेंड है। तो ये चारों फैक्टर संतुलन में ताजिंदगी काम करने चाहिए। अगर ये चारों फैक्टर संतुलन से बाहर हो जाएं, किसी इंसान में लंबे समय तक प्रीलोड बढ़ा दिया जाए, किसी इंसान में लंबे समय तक प्रीलोड बढ़ा दिया जाए, या लंबे समय तक आफ्टर लोड बढ़ा दिया जाए, या बिना मतलब के हार्ट रेट ज्यादा कर दी जाए, या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगातार बढ़ा हुआ रहे, तो आने वाले भविष्य में, क्योंकि इन सब को बढ़ाने का परिणाम होगा हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करने से हार्ट की मसल कमजोर हो सकती है, और कमजोर होने की वजह से हार्ट प्रॉपर मात्रा में ब्लड को नहीं निकाल पाएगा, और प्रॉपर मात्रा में ब्लड को निकालने में अक्षम होना, हार्ट के द्वारा प्रॉपर मात्रा में ब्लड को बाहर निकालने में अक्षम होना, इसी अवस्था का नाम होता है हार्ट फेलियर। तो देखो हार्ट फेलियर वाली जब अवस्था आती है, हार्ट फेलियर वाली जब अवस्था आती है, तो इसका बेसिक सा मतलब होता है कि प्रॉपर मात्रा में अपना हार्ट जितना कार्डियक आउटपुट निकालना चाहिए उतना कार्डियक आउटपुट निकालने में सक्षम नहीं रहता। बोले तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। 70 ml ऊपर से गिरा, 50 ml इसमें बचा हुआ था, 120 ml में से 70 ml इसको निकालना चाहिए था, परंतु ये केवल 50 ml ही निकाल पा रहा है। 50 ml उस वाले चैम्बर से, और मान के चलो 50 ml ही इस वाले चैम्बर से। बचना कितना चाहिए था? 50, परंतु बच कितना रहा है? 70। इसका मतलब 20 ml ज्यादा बच रहा है, और ज्यादा बच रहा है तो यहां से 20 ml कम जाएगा नीचे। इसका मतलब यहां 20 ml एक्स्ट्रा हुआ, यहां भी 20 ml एक्स्ट्रा हुआ, और जो ये एक्स्ट्रा होगा इसका मतलब वेन में दबाव जाएगा। यदि लेफ्ट वाला चैम्बर फेल होगा तो दबाव पल्मोनरी वेन में जाएगा, लंग्स में कंजेशन होगा, और यदि राइट वाला चैम्बर फेल होगा तो सिस्टेमिक ऑर्गन में जाएगा दबाव, तो ये लीवर, किडनी, एंकल, इनमें एडिमा हो जाएगा, स्प्लीन में एडिमा हो जाएगा, तो सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन होगा। चाहे राइट वाला फेलियर हो या लेफ्ट वाला फेलियर हो, कंजेशन होना तो तय। इसीलिए अपन हार्ट फेलियर को हमेशा किस नाम से जानते हैं? CHF। CHF बोले तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट फेलियर किसी भी टाइप का हो, कंजेशन होना तय है। तो इस पूरे डायग्राम से क्या सीखा आपने? इस पूरे के पूरे डायग्राम से क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि हार्ट फेलियर का मतलब है कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा बताओ? कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा बताओ? कम हो जाएगा। और साथ में सिस्टेमिक ऑर्गन में और पल्मोनरी ऑर्गन में क्या हो जाएगा? कंजेशन हो जाएगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का हमेशा बेसिक मतलब यही होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बराबर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इनटू कंजेशन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट कम होगा और कंजेशन होगा। कहां होगा जी ये कंजेशन? लंग्स में होगा। यदि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो लंग्स में होने का मतलब है पल्मोनरी कंजेशन, और सिस्टेमिक ऑर्गन में होगा यदि राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो।
सिस्टेमिक ऑर्गन में होगा यदि राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होगा कार्डियक आउटपुट कम होना और पल्मोनरी या सिस्टेमिक ऑर्गन में कंजेशन होना। अगला पॉइंट यहां पर सिखाना चाहूं आपको या पहले पूछना चाहूं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर किस तरह की कंडीशन है, एक्यूट या क्रॉनिक? एक्यूट या क्रॉनिक, तो शायद आप सबके मन में आंसर आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि रात को लोड बढ़ाओ, आप प्री लोड बढ़ाओ और अगले दिन हार्ट फेल हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, एनीमिया हो गया, अगले दिन हार्ट फेलियर हो गया। नहीं, भगवान ने शक्ति दी है, हार्ट कंपनसेट करेगा, 2 4 5 साल तक तो झेलेगा, पर जब अति हो जाएगी तो फेल हो जाएगा। इसका मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए क्रॉनिक कंडीशन। द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ए क्रॉनिक कंडीशन। यहां तक क्लियर है? देखिए शुरू से एक बार इसको रिवाइज करें। यहां पर मैंने आपको हार्ट का मतलब बताया मोटर से जोड़कर। यहां मैंने समझाया वीआर लगातार बढ़ा हुआ रहे तो हार्ट की मसल कमजोर हो सकती है, पीआर बढ़ा हुआ रहे तो हार्ट की मसल कमजोर हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं करे तो भी हार्ट की मसल कमजोर हो सकती है। देखो वीआर बढ़ा हुआ रहे, यहां वीआर बढ़ा हुआ रहने का मतलब क्या बताया, प्रीलोड। वीआर का मतलब क्या होगा, प्रीलोड। पीआर का मतलब क्या होगा, आफ्टर लोड। और साथ में हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इन पर हार्ट की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। फिर हार्ट फेलियर का बेसिक मतलब होगा कार्डियक आउटपुट कम होना और सिस्टेमिक और पल्मोनरी ऑर्गन में कंजेशन होना। यहां तक क्लियर है? अब जैसा कि आपको बताया कि हार्ट जब फेल होने वाला होगा या मोटर खराब होने वाली होगी तो आपको सिग्नल देगी, अलग अलग तरह की बदल बदल कर आवाजें निकालेगी और यह आपको बताएगी कि मैं खराब होने वाली हूं। अगर आपने इसके दिल की आवाज सुन ली और मैकेनिक को बुलाकर इसमें जो बीमारी है उसको ठीक कर दिया तो हो सकता है मोटर को बचा लो आप, पर यदि मोटर को बेचारी को उसी हाल पर छोड़ दिया तो वह खराब हो जाएगी। यानी इसको मैं इस तरीके से बोलूं कि मोटर खराब होने से पहले कंपनसेंट्री मैकेनिज्म यूज करती है, सेम इसी तरीके से हार्ट फेलियर होने से पहले अपना हार्ट भी तो बेचारा कंपनसेट करेगा, हार्ट भी तो बेचारा कंपनसेट करेगा। तो कौन कौन सी कंपनसेंट्री मैकेनिज्म है जो अपना हार्ट इस्तेमाल करेगा, यानी कंपनसेंट्री मैकेनिज्म। देखो शुरुआत में जब हार्ट फेल होने वाला होगा और बॉडी के टिश्यू को परफ्यूजन नहीं पहुंचा रहा होगा तो ब्रेन उसको धक्का मारेगा, और ब्रेन का धक्का मारने का मतलब होगा कि शुरुआत में हार्ट फेलियर की कंडीशन में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा और यह सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा और साथ में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देगा। देखो सीधा सा मतलब है हार्ट बेचारा कमजोर हो रहा है और ये कमजोर होने के बाद ब्लड नहीं फेंक पा रहा है तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब इसका तो काम है शिकायत पहुंचाना हेडमास्टर के पास, हाँ जी कुछ करो, और हेडमास्टर साहब के पास चाबुक है, इसको चाबुक लगा दी, इसकी पंपिंग बढ़ा दी, तो नर्वस सिस्टम इससे ज्यादा काम कराएगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे। शुरुआत में जब इस चैम्बर से ज्यादा काम कराया जाएगा तो 2 साल 2 साल के बाद इसके फाइबर की लेंथ बढ़ जाएगी,
लेफ्ट वाले से ज्यादा काम कराओगे तो लेफ्ट वाले की लेंथ बढ़ जाएगी, राइट वाले से ज्यादा काम कराओगे तो राइट वाले की लेंथ बढ़ जाएगी। इनके मस्कुलर फाइबर की लेंथ बढ़ जाना, इस अवस्था को अपन नाम देते हैं डायलेशन। इस अवस्था को अपन नाम देते हैं डायलेशन। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाएगा और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में लेफ्ट वाला डायलेट हो जाएगा। अच्छा, जब इनको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ज्यादा काम करने से मसल की ओवरग्रोथ हो जाएगी और किसी भी ऑर्गन में ओवरग्रोथ होना, सेल का साइज बढ़ जाना, अवस्था को नाम देते हैं हाइपरट्रॉफी। राइट वाला चैम्बर ज्यादा काम करेगा तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और लेफ्ट वाला ज्यादा काम करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। शुरुआत में तो हाइपरट्रॉफी अच्छी लगती है क्योंकि हार्ट का साइज बढ़ रहा है, चलो काम बढ़ रहा होगा, बट ये जो साइज बढ़ता है डिमांड भी तो बढ़ती है बेचारे की। अच्छा, डिमांड की पूर्ति हो नहीं सकती। डिमांड की पूर्ति होना संभव नहीं है क्योंकि कोरोनरी आर्टरी तो वही है जो 5 साल पहले थी। इस्केमिया और डेवलप होगा, उससे मसल और कमजोर होंगी और फेलियर में जाएगा। तो हार्ट जैसे मोटर खराब होने से पहले सिग्नल फेंकती है अपन को कि मुझे सही करा लो, अलग अलग आवाज निकालती है, ऐसे ही हार्ट भी कहता है किसी में डायलेशन या हाइपरट्रॉफी मिले इको में तो दिमाग लगाओ, क्यों हो गई यार, कुछ तो गड़बड़ है, कॉज ढूंढो, हो सकता है हार्ट फेलियर होने से बच जाए। और आपने छोड़ दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तो आने वाले भविष्य में हार्ट फेल हो सकता है। तो कौन कौन सी कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो हार्ट यूज करता है? हार्ट फेलियर वाले मरीज में हार्ट रेट ज्यादा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शुरुआत में ज्यादा, वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाएगा, साथ में वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अगले पॉइंट में बात करें, हार्ट फेलियर वाले मरीज में कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन को देखने को मिलेंगे। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट फेलियर? देखिए, 2 तरह का होता है हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर, या इसको मैं बोल सकता हूं राइट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर। दूसरा होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या लेफ्ट साइडेड वेंट्रिकुलर फेलियर। देखो, राइट वाला हार्ट फेल होगा, राइट वाला हार्ट फेल होगा, ये वाला दबाव बढ़ेगा सुपीरियर वीना कावा में, जुगुलार वेन का डिस्टेंशन हो जाएगा, दबाव बढ़ेगा इंफीरियर वीना कावा में, हिपैटिक वेन में, लीवर में पानी भर जाएगा, हिपैटोमेगैली, दबाव बढ़ेगा पोर्टल वेन में, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, दबाव बढ़ेगा इलियक आर्टरी में, एंकल एडिमा हो जाएगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। देखो क्या क्या नाम है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एंकल एडिमा, ये सारे सिम्टम आएंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, दबाव बढ़ेगा पल्मोनरी वेन में, बोले तो लंग्स में पल्मोनरी कंजेशन होगा, सिम्टम डिस्निया, टेकिपनिया, कफिंग, साइनोसिस, हेमेप्टिसिस, क्रैकल साउंड इन लंग्स, ये सारे के सारे फीचर इसके अंतर्गत आएंगे। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में एक और पर्टिकुलर फीचर अपीयर होता है। ये सारे के सारे नाम जो बोले हैं ये आपको लगभग नॉलेज है। एक स्पेशल फीचर डेवलप होता है जिसका नाम है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ये पर्टिकुलर फीचर डेवलप होगा।
देखो इसका मतलब होता है ये भाई साहब हार्ट फेलियर वाले रात को सो गए, रात को सो गए ये भैया 11 बजे और 1 बजे जाग गए रात को, और 1 बजे इनको घुटन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिस्निया हो रहा है। 1 घंटे तक बैठे रहे, 2 बजे तक बैठे रहे, अब दिक्कत सही हो गई, अब दिक्कत सही हो गई, फिर सो गए 2 बजे, 2 बजे फिर सो गए, 4 बजे फिर जाग गए, फिर सांस में घुटन हो रही है। यानी नींद के दौरान बार बार डिस्निया के एपिसोड आना पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया कहलाता है। क्यों होता है यह मेनली लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में होता है। पर क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि मैं यदि लेट जाऊंगा तो जो लेटने के दौरान देखो ये इधर से आ रही है वीआर, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब लेटते ही वीआर बढ़ेगी, वीआर बढ़ेगी तो हार्ट में ज्यादा ब्लड गया। अच्छा हार्ट बेचारे का कमजोर है, यह तो पंप कर ही नहीं सकता, ज्यादा ब्लड तो चाहिए ही नहीं, तो ये जो वीआर बढ़ेगी उसकी वजह से इस चैम्बरों में प्रेशर बढ़ेगा। तो इन इंसान में जब लेटा रहता है 1-2 घंटे में फेफड़े में या लंग्स में पानी भर जाता है, पानी भर गया, सांस में घुटन होने लग गई। फिर भाई साहब 1 बजे जाकर बैठ गए, पैर नीचे लटकाकर थोड़े से घूमने लगे, वीआर एकदम से गिरी, फिर जो हार्ट पे दबाव आ रहा था वो कम हुआ और जो कंजेशन थोड़ा बहुत था वो खत्म हो गया, अब सांस में दिक्कत सही हो गई। फिर भाई साहब 2 बजे फिर सो गए, सोए तो फिर से वीआर बढ़ी, फिर से लंग्स में पानी भरा, फिर से घुटन होने लग गई। तो इट इज द डोमिनेंट फीचर ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, इट इज द डोमिनेंट फीचर ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, कई बार इसको डील कर चुके हैं। आगे बढ़े, मरीज अपने पास आया है तो आप कौन कौन सी जांचें कराना चाहोगे? मरीज को दोनों साइडेड हार्ट फेलियर है, बोले तो राइट साइडेड भी है और लेफ्ट साइडेड भी है। राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड दोनों तरह का हार्ट फेलियर है। सोचो, सबसे पहले तो हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा फाइंडिंग मिलेगी। जुगुलार वेन का डिस्टेंशन बाहर से ही दिख रहा है, लीवर पर हाथ लगाया, अरे बड़ा हुआ है, स्प्लीन सूजा हुआ है, पेट में पानी भरा हुआ है, पैरों में एडिमा हो रहा है, अस्कल्टेट किया, फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, यानी क्रैकल साउंड इन लंग्स, पेट में पानी भरा है तो बाउल साउंड एब्सेंट होगी, इंसान का बीपी हमेशा कम मिलेगा। देखिए हार्ट फेलियर वाले मरीज में हमेशा हाइपोटेंशन होगा, परंतु कंपनसेशन की वजह से हार्ट रेट हमेशा ज्यादा मिलेंगी, बोले तो टेकिकार्डिया, हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस, एंकल एडिमा, ये सारे के सारे, क्रैकल साउंड इन लंग्स, ये सारा कुछ अपन को फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। बात करें कौन कौन सी जांच कराना चाहोगे, बोलो प्रायोरिटी पर कौन सी जांच, तो सभी साथी आंसर दे रहे हैं कि सर नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन इको, इको कार्डियोग्राफी कराना चाहोगे, ईसीजी भी करा लो, चलो देखें तो सही हार्ट फेलियर का कारण। एक्सरे कराना है क्या, बताओ, करा लें? बिल्कुल करा लें, लंग्स में पानी भरा हुआ है। सोनोग्राफी करानी है क्या, यस करा लो, स्प्लीन में लीवर में पानी भरा हुआ है, लीवर में पानी भरा है, हेपेटोमेगैली है, फंक्शन तो देख लो सही है कि नहीं है, किडनी के फंक्शन भी देख लो सही है कि नहीं है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट तो जरूर कराओ, कहीं सोडियम तो ज्यादा नहीं है जिससे फ्लूइड रिटेन हो रहा है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट मैंडेटरी है। इस सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन अपने द्वारा कराए जाएंगे,
साथ में एक और जांच कराते हैं हार्ट फेलियर के लिए जिसका नाम है BNP। ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका नाम है बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड यह हार्ट की मसल के द्वारा सीक्रेट होता है। जब हार्ट मसल ज्यादा कमजोर हो जाती हैं तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है तो ज्यादा सीक्रेट होता है। यदि किसी इंसान में BNP बढ़ा हुआ है तो यह पॉसिबिलिटी हो सकती है इंसान हार्ट फेलियर में हो सकता है। तो BNP पॉजिटिव मिलता है या BNP बढ़ा हुआ मिलता है। अब इस सारी जांचों में से यदि मैं आपसे पूछूं तो मुझे मालूम है 100% आंसर आपके पास है कि सबसे इंपॉर्टेंट जांच कौन सी? इकोकार्डियोग्राफी। आपको हार्ट का साइज का पता चल जाएगा, चैम्बर के साइज का पता चल जाएगा, हार्ट क्यों फेल हुआ, कहीं वाल्व तो खराब नहीं हो गया, ये पता चल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इजेक्शन फ्रैक्शन का पता चल जाएगा। रिपोर्ट आई, इको में रिपोर्ट आई है, इजेक्शन फ्रैक्शन है 38, कम है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। ECG नॉर्मल, एक्सरे में पल्मोनरी कंजेशन, USG में हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, सारे फंक्शन डिस्टर्ब हैं। देन गो फॉर द मैनेजमेंट। अब हार्ट की मसल की क्षमता कमजोर हो गई, इसका मतलब नेचुरली हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है। अब अपन को क्या करना चाहिए? बाहर से कोई ऐसी दवाई दे दें जो हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दें। अच्छा, कब तक दे दें ये दवाई? क्या कोई ऐसी दवाई है जो एक बार दे दें और वो परमानेंट बढ़ जाए? नहीं भैया, हार्ट का साइज बढ़ गया, अब छोटा थोड़ी हो जाएगा। मसल कमजोर हो गई, अब वापस से थोड़ी पावर आ जाएगी, तो इसको दवाई देनी पड़ेगी। कब तक? आंसर है जब तक है जान। अब तो दवाइयों से ही इसका हार्ट चलेगा। अच्छा, हार्ट को चलाना है तो कौन सी दवाई दी जानी चाहिए? देखो, एक तो वो दवाई दे दो जो हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाली दवाई दे दो। और एक इस बात का भी ध्यान रखो कि हार्ट में ज्यादा मात्रा में ब्लड नहीं आए, नहीं तो फेलियर और बढ़ेगा। आने वाले ब्लड को कम कर दो भैया। तो यहां पर अपन एक तो वो दवाई जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को कम करे, और एक वो दवाई जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाली दवाई का नाम है डिजॉक्सिन। इसमें चलने वाली दवाई होती है डिजॉक्सिन। और नंबर 2, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को कम करने वाली दवाई होती है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मैं सारी की सारी आपको पढ़ा चुका हूं। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में मेनली जहां से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, उसका नाम है डिजॉक्सिन। तो इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, परंतु अभी तक जो पढ़ाया यदि मैं उसको समराइज करूं और एक एक बातों को बताऊं, यहां मैंने सब बता दिया, केवल इसकी एटियोलॉजी बची है जो अपन देख सकते हैं, क्योंकि अब 100% आपको समझ में आई। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इट इज ए कंडीशन इन विच द हार्ट मसल बिकम अनेबल, हार्ट मसल बिकम अनेबल टू पंप द एनफ ब्लड। एनफ ब्लड का मतलब जितना कार्डियक आउटपुट चाहिए, टू पंप द एनफ ब्लड रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिक नीड ऑफ टिश्यू। अपने टिश्यू की मेटाबॉलिक नीड के अकॉर्डिंग जितना ब्लड चाहिए उतना निकालने में असमर्थ हो जाना CHF कहलाता है। पैथोजेनेसिस, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा गुणा सिस्टेमिक या पल्मोनरी कंजेशन होगा, सिस्टेमिक या पल्मोनरी कंजेशन होगा। देखो आगे लिखा, हार्ट फेलियर इज ए क्रॉनिक कंडीशन, बता दिया था। इट इज नॉट ए एक्यूट कंडीशन, इट इज ए क्रॉनिक कंडीशन। नेक्स्ट देखो,
द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट मसल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं? हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दोनों किस पर डिपेंड है? नर्वस सिस्टम पर। उसके अलावा प्रीलोड क्या बताया? डायस्टोल के एंड में हार्ट की मसल पर जितना लोड होता है वो प्रीलोड कहलाता है। तो इट इज द मैक्सिमम टेंशन विच आर एक्सर्टेड अपॉन द हार्ट मसल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। डायस्टोल के एंड में हार्ट की मसल पर जितना लोड होगा वो प्रीलोड होगा। इट इज मेनली डिपेंड अपॉन वीआर। किस पर डिपेंड है ये? वीआर पर। आफ्टर लोड इट इज द मिनिमम टेंशन विच रिमेन अपॉन द हार्ट मसल एट द एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल करने के बाद बचा हुआ दबाव आफ्टर लोड होगा एंड इट इज मेनली डिपेंड अपॉन पीआर। यदि किसी इंसान में पीआर बढ़ा हुआ है, वीआर बढ़ा हुआ है, या उसकी हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा चल रहे हैं तो आने वाले भविष्य में उसके हार्ट में खराबी हो सकती है। देखें कौन कौन से कारण हो सकते हैं। एटियोलॉजी में पहला कारण है एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन। देखें हाइपरवोलेमिया, बता दो वीआर बढ़ेगा जी, पीआर बढ़ेगा तो हार्ट फेल होगा, आफ्टर लोड बढ़ेगा। वाल्व का डिसऑर्डर है किसी, मान के चलो ये स्टीनोसिस है, बता वाल्व में स्टीनोसिस होने का मतलब है पीआर बढ़ गया। वाल्व में स्टीनोसिस होने का मतलब है पीआर बढ़ गया। कौन सा लोड? आफ्टर लोड बढ़ गया। वीआर बढ़ने का मतलब प्री लोड, पीआर का मतलब आफ्टर लोड। आयोटिक हाइपरटेंशन है। आयोटिक हाइपरटेंशन का मतलब आयोटा का प्रेशर बढ़ा हुआ है। प्रेशर कैसे बढ़ गया? नैरो हो गई होगी, बताओ आफ्टर लोड बढ़ गया, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो गई, बताओ आफ्टर लोड बढ़ गया, हार्ट फेल हो जाएगा। और हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन में डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा तो पीआर बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो आपके सामने है, इनमें किसी न किसी तरह का लोड बढ़ रहा है, किसी ना किसी तरह का लोड बढ़ रहा है, इसलिए अपन इनको नाम दे रहे हैं एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन। मसल का प्रॉपर काम नहीं करना, क्योंकि हार्ट को लाइट नहीं मिले, हार्ट को लाइट नहीं मिले। देखो सीएडी में लाइट नहीं मिलेगी, ब्लड सप्लाई कम होगी, इनमें भी हार्ट फेलियर हो सकता है। कैसे होगा आगे पढ़ाऊंगा मैं। कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की मसल का फंक्शन कमजोर हो जाना, हार्ट की मसल का फंक्शन कमजोर हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, यहां है एबनॉर्मल मस्कुलर फंक्शन, कुछ रिस्क फैक्टर हैं। देखो द फैक्टर विच प्रेसिपिटेट द हार्ट फेलियर, प्रेगनेंसी। अब ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी की वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा, नो। मान के चलें कोई फीमेल है, उसके अंदर आयोटिक स्टीनोसिस है और उसका हार्ट काम कर रहा है 42%। सोचो जब ये फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो इसमें हीमोडाइल्यूशन होगा। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। मालूम चला प्रेगनेंसी 9 महीने की पूरी होने के बाद इसके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 32 रह गया। बताओ हार्ट फेलियर बढ़ गया। ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी से हुआ, पहले से था, उससे बढ़ जाता है तो हार्ट फेलियर बढ़ जाएगा। इसलिए इनको सलाह देते हैं कि बच्चा अडॉप्ट कर लो। एनीमिया वाले में हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी हार्ट फेलियर वाले में यदि एनीमिया हो जाए तो बढ़ जाएगा, कारण हार्ट ज्यादा काम करेगा। रीनल डिसऑर्डर में हो सकता है, कारण वीआर ज्यादा होगा, बोले तो हाइपरवोलेमिया होगा। और कभी भी हार्ट फेलियर वाले मरीज को अचानक से या ज्यादा मात्रा में सोडियम ब्लड या फ्लूइड प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्लड आपने लगा दिया तो उसका हार्ट फेलियर बढ़ सकता है। तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कंपनसेंट्री मैकेनिज्म यूज्ड बाय द हार्ट ड्यूरिंग द सीएचएफ। वेंट्रिकल डायलेट हो जाएंगे जिस साइड पर दबाव है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। शुरू में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा जिससे हार्ट रेट बढ़ेगी और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे जो बाद में नुकसानदायक होंगे। हार्ट फेलियर के फीचर देख लो। राइट साइडेड हार्ट फेलियर, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, एसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिगनेस, कॉन्स्टिपेशन, एंकल एडिमा। और लेफ्ट साइडेड में डिस्निया,
टिकिपनिया, कफिंग, हिमेप्टिसिस, साइनोसिस, क्रैकल साउंड इन लंग्स, मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट और एक स्पेशल पॉइंट पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। बता दिया मैंने, एपिसोड ऑफ डिस्निया ड्यूरिंग द स्लिप क्यों होगा? बिकॉज विच अकर ड्यू टू इंक्रीज वीआर ड्यूरिंग द सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में वीआर बढ़ जाएगी। कौन कौन सी जांच कराओगे? देखो ये डायग्नोस्टिक मेजर, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन। बीपी क्या मिलेगा? कम। हार्ट रेट ज्यादा, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा, स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। ईसीजी नॉर्मल। जो मेन इन्वेस्टिगेशन होगा वो होगा इकोकार्डियोग्राफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। एक्सरे कराओगे तो कार्डियोमेगैली, पल्मोनरी कंजेशन मिलेगा। सोनोग्राफी में हिपेटोस्प्लीनोमेगैली। आरएफटी नॉर्मल या हो सकता है एबनॉर्मल मिले। एलएफटी भी एबनॉर्मल मिल सकती है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट जरूर कराएंगे सोडियम को देखने के लिए। अलग से बीएनपी, व्हाट इज द बीएनपी? बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड सीक्रेटेड ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचनिंग ऑफ हार्ट मसल। ये पॉजिटिव मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद इसका इलाज अपन करेंगे डाईयूरेटिक और डिजॉक्सिन से। डाईयूरेटिक पूरी पढ़ा दी। डिजॉक्सिन क्या होती है? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हार्ट फेलियर वाले का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है और डिजॉक्सिन का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।